अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे जो गणेश जी है, गणेश जी का सर हाथी का है, ये ट्रांसप्लांटेशन है। ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर से आप हर ऑर्गन निकाल सकते हैं। हर ऑर्गन मतलब हार्ट, 2 लंग्स, लीवर के दोनों लोब्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टिन, हार्ट के अगर पूरा हार्ट नहीं तो हार्ट के वाल्व्स, ये निकाल सकते हैं। 8 लोगों की तो जान बच सकती और 40 किस्म के हम टिश्यूज़ निकाल सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी का कोई सगा जा रहा है, रिलेटिव है, छोटा है, बड़ा है, स्टूडेंट है, ऑफिस जा रहा है, कहीं जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, घर के लोग प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वो हट्टा कट्टा है, इस तभी तो ऑर्गन्स अच्छे हैं सब, वो बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी है। तो किसी भी उम्र का हो, वो जब हॉस्पिटल में पहुंचता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता है, एंड देन डॉक्टर से कि अब ये ब्रेन डेड है। अब और हम जाते हैं और बोलते हैं ऑर्गन्स दो इसके। हाउ डज इट साउंड? कैसे लगता है ये कि आपने ऐसे कैसे मांग सकते हो आप किसी के? वो लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं है, वो कैसे हाँ बोलेंगे, है ना? तो ये वैसा ही है। तो ये, लेकिन हमारे पास यही 48 घंटे है। इंडिया में न्यूबॉर्न बेबीज़ के ऑर्गन्स डोनेट हुए हैं। आप इंडिया को पीछे क्यों समझते हैं? हम एट पार विथ वर्ल्ड। नो, लेट मी टेल यू दिस, हमारे रिजल्ट्स इंटरनेशनल रिजल्ट्स के एट पार हैं। हम परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं ऐसे हवा में, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ भी है। जैसे ब्रेन डेड डिक्लेयर करना है तो एक हॉस्पिटल के डिक्लेरेशन से नहीं होता। 3 लोगों की कमेटी होती है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। न्यूरो सर्जन होता है, न्यूरो फिजिशियन होता है, फिजिशियन होता है, और ये सारे एक्सपर्ट कमेटी पहले से रजिस्टर्ड हुई होती है, रिकॉग्निशन हुई होता है उनका स्टेट गवर्नमेंट से कि ये ब्रेन डेड कमेटी है। जब तक मैं हूँ भी न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन, तो भी मेरे बोलने से नहीं होता। मेरा नाम रजिस्टर्ड है क्या, ऑफिशियल है क्या, तो ही वो ब्रेन डेड माना जाता है। आपने देखा होगा ग्रीन कॉरिडोर, नोबडी इज अलाउड, चारों तरफ की व्हीकल्स रुक जाती हैं और सिर्फ एम्बुलेंस जिसमें वो बॉक्स है, ऑर्गन का बॉक्स है, वो आगे जाते रहता है। ठीक है। और टू द एक्सटेंट कि नागपुर की मैं बात कर रही हूँ, फडणवीस जी तब मुख्यमंत्री थे, उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, मुख्यमंत्री की भी गाड़ी रुक जाती है। एवरीबडी ऑनर्स। नागपुर में हमारे पास यंगेस्ट हमारी डोनर थी रिव्यानी। उसकी कहानी मैं बताना चाहती हूँ। रिव्यानी रहंग डाले उसका नाम। ये गोंदिया के पास आमला ऐसा कुछ है, हाँ, वहाँ पे एक छोटे गांव की वो थी। गई थी मैं वहाँ पे भी। अब उसके पिताजी मिस्टर रहंग डाले ये पुलिस में थे। अब ये लड़की 6 साल की, 6 साल से भी छोटी, KG2 में थी, यानी 5-6 साल की, 6 साल की। तो उसकी स्कूल में कोई कॉन्सर्ट हो रहा था, ये उसमें एक्ट कर रही थी और वो बोल रही थी उसमें, हाँ ऑर्गन डोनेट्स करने चाहिए, आई वॉन्ट टू डोनेट माई ऑर्गन्स, ऐसा कुछ वो स्किट था। और मोस्ट अनफॉर्चुनेटली वो स्कूटर से कहीं जा रही थी, वो गिर गई, उसको हेड इंजरी हुई, वो बहुत वो हो गया, उसको वहाँ से नागपुर शिफ्ट किया वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली शी बिकेम ब्रेन डेड। तो हर फादर वो सो अपसेट, और वो हमने उनको कुछ बोला ही नहीं। वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए, मुझे मेरी बेटी के ऑर्गन्स डोनेट करने हैं, ये उसकी इच्छा थी, उसने स्किट में वैसे बोला था। अब हम हड़बड़ा गए, इसलिए हड़बड़ा गए कि ZTCC नया नया बना था। हाँ, मतलब एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मुझे, पर मतलब हमारे पास रेसिपिएंट्स की पूरी लिस्ट नहीं थी, और 6 साल की बच्ची, उतने बच्चे, एक भी बच्चा नहीं था 6 साल का हमारी रेसिपिएंट के। वो तो हमारे पास जैसे जैसे आते गए, एक्सपर्ट्स जैसे जैसे भेजते गए, हम तो जाके कहीं से लाएंगे नहीं ना, जैसे फॉर्म्स आते हैं लिस्ट बनती जाती है। फिर कैसे करें? 6 साल की ये बोले नहीं मुझे ऑर्गन्स डोनेट करना है, वी हैड टू ऑनर। हमको एक 14 साल का लड़का मिला जिसकी दोनों किडनीज ख़राब हो गई थी। तो हमने, वो एक्सपर्ट्स बोले कि नहीं ये 6 साल की बहुत छोटी पड़ेगी, इसको पूरेगी नहीं एक किडनी, फिर कैसा करें? एंड देन फिर बोथ हर किडनीज वर गिवन टू दैट 14 साल का लड़का।
और मैं बताती हूँ आज भी वो लड़का डांसिंग है, ही इज़ मूविंग अराउंड, सेहत अच्छी है। ऑरेंज सिटी में उसका ट्रांसप्लांट हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में जितने भी लोग बचाए जा सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से, उसमें से सिर्फ 5%, वो भी शायद ज़्यादा है, इतना ही हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। इसका रीजन क्यों? उसके पहले बचे हुए 95% का क्या होता है, वो मर जाते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ बैक बेंचर के पॉडकास्ट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन डोनेशन, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विभावरी दानी जी, जो ऑर्गन डोनेशन विभाग की हेड रह चुकी है। इन्होंने हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। इसमें हमें पता चला कि ऑर्गन डोनेशन कितना बड़ा प्रोसेस है। हम लोग आए दिन सुनते हैं कि ऑर्गन को लेकर कितना स्कैम चलता रहता है, लेकिन जब हमने इनसे बात की वीडियो में, हमें ये पता चलता है कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर हमारी गवर्नमेंट के कितने सारे रूल्स हैं। और ये सब बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऑर्गन को लेकर स्कैम करना हमारे देश में पॉसिबल है। हमारे देश में हम लोग ऑर्गन डोनेट कर कर कितने सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं, ये सारी बातें आज हमें पता चली। पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा विभावरी दानी जी को, क्योंकि इन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया। और ये वीडियो आपने भी ज़रूर देखना चाहिए, ताकि हम लोग अपने देश के बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें आप ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या हमसे देखना चाहते हो। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। कैसे शुरुआत हुई आपकी बीइंग अ डॉक्टर, उसके बाद ऑर्गन डोनेशन में आप कैसे आए? पहले हम लोग ये जान ले कि आपका मेन बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10th 12th ऐसे। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के बाद मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैं मेडिकल कॉलेज में, नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में छात्रा थी, वहाँ पर वहीं पे पढ़ी, MBBS किया, वहाँ से MD भी किया, DCH भी किया, और फिर वहीं पे मैं फैकल्टी करके काम कर रही थी। फिर लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर बनी, वहीं पे प्रोफेसर बनी, और फिर मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई। बिकॉज़ मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में थी, तो महाराष्ट्र के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में मैंने काम किया है। 6 जगह मेडिकल कॉलेजेस में मैंने काम किया है। फिर मैं वापस आई और मैं डीन भी बन गई नागपुर मेडिकल कॉलेज में। फिर मैं 2004 में नागपुर मेडिकल कॉलेज में GMC में डीन करके वापस आई। 2004 से 2008 तक मैं वहाँ पर डीन थी। इस बीच दौरान मैं एज अ डीन और एज अ प्रोफेसर भी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसको हम मेयो हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पर भी मैंने 6 साल काम किया है। तो 2008 में डीन करके मैं रिटायर हुई। जब मैं डीन थी तब एक पदसिद्ध एक ऐसी बॉडी होती है कि जो लाइव डोनेशंस किए जाते हैं, लाइव जिंदा आदमी के कुछ ऑर्गन्स हम निकाल सकते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए जो एक बॉडी बनती है, परमिशन लगती है, उसके लिए डीन GMC ये सेक्रेटरी होता है। और भी काफ़ी लोग होते हैं, सेक्रेटरी, मेडिकल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये लोग भी उसमें होते हैं। तो उसकी मुझे वो काम मैंने 4 साल किया ही था। जब मैं रिटायर हो गई तो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक लेटर आया कि आप ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन की मूवमेंट चालू में करने में आप सक्रिय हो जाइए, आपको अनुभव है और आपसे ये हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें अग्रसर रहेंगे। तब नागपुर में कुछ ब्रेन डेड लोगों के लिए था नहीं, तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाइए, नागपुर जोन के लिए बनाइए, आप उसमें एक्टिव हो जाइए। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो ऐसे प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ? तो मैं अटैच हो गई और वहाँ से चल रहा। तो मैम, ये ऑर्गन डोनेशन है क्या, पहले हमें ये बताइए आप। ऑर्गन डोनेशन या अवयव दान और प्रत्यारोपण, ये दोनों साथ में जाते हैं। ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन डोनेशन करना ही इसलिए है कि जिसको ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो अवयव दान और प्रत्यारोपण,
अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे जो गणेश जी है, गणेश जी का सर हाथी का है, ये ट्रांसप्लांटेशन है। ये दुनिया का पहला ट्रांसप्लांटेशन है। ये उस जमाने से चलता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो ये हमारे मतलब हिंदू धर्म में तो कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। तुम्बरू है, या काफी दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियाँ दी थी। सो डोनेट करने का या प्रत्यारोपण करने का, दोनों के एग्जाम्पल्स हमारे तो पुराणों में भी मिलते हैं। खैर वो बात छोड़ भी दें हम। तो अगर आज की परिस्थिति में अगर हम बात करते हैं तो अवयवदान और प्रत्यारोपण, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर से, किसी भी, यानी वो जिंदा हो, वो मृत हो, वो या वो ब्रेन डेड हो, किसी भी शरीर के अंदर से जो सुस्थिति में कार्यरत ऑर्गन है उसको निकाल के किसी रुग्ण के शरीर में डाल दिया जाए, इम्प्लांट कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ताकि उस रुग्ण को नई ज़िंदगी मिले या उसके ज़िंदगी की क्वालिटी सुधर जाए, उसको हम बोलते हैं अवयव दान। देने वाला दाता और लेने वाला प्रत्यारोपित, जिसमें होता है वो रेसिपिएंट, राइट। अवयव दान और प्रत्यारोपण ये सिर्फ इसी के लिए किया जाता है। ऑर्गन्स निकालना सिर्फ उसी के लिए हो सकता है अगर उनको प्रत्यारोपित किया जाए तो, राइट। और वो ऑर्गन जिंदा चाहिए, कार्यरत चाहिए, राइट। जैसे आपने बोला ब्रेन डेड और जिंदा आदमी, तो ये क्या होता है ब्रेन डेड और कोमा? तो उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कौन डोनेट कर सकता है। हाँ, डोनेट कौन कर सकता है? आपने ब्लड डोनेशन किया होगा कभी? हाँ बिल्कुल। ब्लड डोनेशन, आपके बॉडी से आपने ब्लड निकाला और किसी को दिया। हाँ। किसी रुग्ण को दिया जिससे उसकी हालत सुधर गई या उसकी जान बच गई। सो डोनेशन हो सकता है जिंदा आदमी से, ब्लड डोनेशन हो सकता है। आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुना होगा, बिल्कुल। क्या ब्लड कैंसर में या दूसरी चीज़ों में भी कई बार होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी जिंदा व्यक्ति के शरीर से निकाला जाता है, वो फिर से बन जाता है उनके शरीर में, तो लेकिन वो जिंदा व्यक्ति होती है। फिर किसी भी जिंदा व्यक्ति के शरीर से अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो लंग्स का कुछ भाग हम निकाल सकते हैं और वो प्रत्यारोपित कर सकते हैं बिना उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को कोई भी हानि पहुंचाए बगैर। अगर ऐसी बात है तो ही निकालते हैं, नहीं तो नहीं निकालते, राइट। जैसे आप बोलेंगे कि 2 आँखें हैं, आँख कभी नहीं निकालते। हार्ट ऑब्वियसली हार्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन लंग का एक कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, लीवर का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। लीवर के 2 लोब्स होते हैं, एक लोब निकाल सकते हैं, तो वो निकाल के प्रत्यारोपित कर सकते हैं। लीवर का तो ऐसा है कि देने वाले के शरीर में वो फिर से बढ़ जाता है और लेने वाले के शरीर में जो छोटा लोब रहता है वो भी बड़ा हो जाता है, ऐसा होता है। तो लीवर तो बिल्कुल दे सकते हैं। पैनक्रियास का कुछ हिस्सा दे सकते हैं, यूजुअली पैनक्रियास का नहीं लेते नहीं। इंटेस्टिन का कुछ हिस्सा काट के दे सकते हैं, जिससे इंटेस्टिन इतना हिस्सा ले सकते हैं। आपको पता होगा हमारे इंटेस्टिन, छोटा इंटेस्टिन 33 फीट होता है। हाँ। बड़ा इंटेस्टिन भी बहुत बहुत लंबाई होती है, तो छोटा मोटा हिस्सा निकाल सकते हैं उसका, बगैर उसको कोई तकलीफ हुए। जिंदा इंसान से कोई तकलीफ, ये सब जिंदा इंसान से निकाल सकते हैं। okay. हाँ। फिर कुछ स्किन ले सकते हैं। अगर कोई बर्न का या जलने वाला रुग्ण है तो उसको ड्रेसिंग करके लगाने के लिए, प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए हल्का सा ऊपर का लेयर स्किन का निकाल सकते हैं। ये ब्लड तो प्लाज्मा ब्लड ये तो दे ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जिंदा आदमी से भी ले सकते हैं, ठीक है। जो मृत है, हमको 2 चीज़ें पता है, एक तो आदमी जिंदा होता है या मर गया होता है। बिल्कुल। तो हम उस आदमी को मरा हुआ या मृत समझते हैं कि जिसकी सांस थम गई है और जिसके दिल की धड़कन थम गई है, हार्ट रुक गया है, सांस रुक गई है, आदमी मर गया है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, राइट। तो जो आदमी ऐसे मर गया है जिसकी सांस भी रुकी है और हार्ट भी रुका हुआ है, उस आदमी के, उस व्यक्ति के, औरत हो या आदमी हो, उस व्यक्ति के शरीर से पहले 6 घंटे के अंदर, मृत्यु होने से 6 घंटे के अंदर हम आँखें ले सकते हैं,
आंखें पूरी निकाल, वो सुना होगा आपने, नेत्रदान कई बार नेत्रदान, किया हाँ। जाता है। अब नेत्रदान किया करते हैं तो पूरी आंख निकाल लेते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट करते समय आंख के सामने की जो ट्रांसपेरेंट पर्दी होती है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो दोनों आंखें निकाल सकते हैं। स्किन ले सकते हैं। स्किन निकालने के लिए एक डर्मेटोन नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपने कारपेंटर देखा होगा, वो हाँ। लकड़ी पे रंधा मारता है, बिल्कुल, तो हल्का हल्का लेयर निकालता है। पापुद्रा उसका निकलता है ना। हाँ। वैसे एक डर्माटोम से स्किन का ऊपर का लेयर हल्का पतला निकलता है, यानी कोई विद्रुपता नहीं आती है, कोई जख्म नहीं होती है, स्किन पूरी नहीं निकलती है, क्योंकि जो मृत्यु हो गया उनके रिलेटिव्स को ये लगता है कि हम स्किन नहीं देंगे, वो विभत्स दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो स्किन ज़रूर डोनेट करनी चाहिए। स्किन बैंक में स्किन हम रख सकते हैं, 5 साल तक रह सकते हैं। 5 साल तक प्रिजर्व हो सकती है। और ये स्किन जो जले हुए रुग्ण हैं, जिनकी हालत बहुत नरक से भी बदतर होती है, बहुत पेनफुल होता है वो, उनके ड्रेसिंग्स में, प्लास्टिक सर्जरी में ये स्किन काम आती है। तो ये ज़रूर देना चाहिए स्किन डोनेशन के लिए, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल होना चाहिए। खैर, इसके साथ ये कॉमन चीज़ें जो डोनेट की जा सकती है, कई और भी चीज़ें हैं जो आम तौर पे नहीं ली जाती, जैसे हार्ट के वाल्व्स निकाल सकते हैं। पर अब हार्ट का वाल्व निकालना यानी वो ओपन करना, पूरा हार्ट खोलना, पूरा वाल्व निकालना, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रोसीजर होता है, तो यूजुअली ये नहीं किया जा सकता। कुछ हड्डी भी निकाल सकते हैं, पर वो भी नहीं निकाली जाती है आमतौर पे, सो मैनी थिंग्स नहीं मिलती है परमिशन। तो ये मतलब मृत व्यक्ति से हम कॉर्निया या स्किन या ये चीज़ें हम ले सकते हैं। एक तीसरी बात होती है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर से आप हर ऑर्गन निकाल सकते हैं। हर ऑर्गन मतलब हार्ट, 2 लंग्स, लीवर के दोनों लोब्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टिन, हार्ट के अगर पूरा हार्ट नहीं तो हार्ट के वाल्व्स, ये निकाल सकते हैं। 8 लोगों की तो जान बच सकती है। 8 लोगों की? 8 लोगों की तो जान बच सकती है। और 40 किस्म के हम टिश्यूज़ निकाल सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि उनकी हड्डी निकाल सकते हैं, बोन बैंक में रख सकते हैं। ऐसे कई बार होता है कि कई जगह बहुत कैविटी बन जाती है बोन्स में, तो वहाँ पे बोन का ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि बोन बैंक अवेलेबल नहीं है। तो वो ले सकते हैं। ब्लड वेसल्स ले सकते हैं, टिश्यूज़ ले सकते हैं, मतलब 40 किस्म के कोई भी मसल्स ले सकते हैं। अब कुछ भी टिश्यूज़ ले सकते हैं 40 किस्म, अगर ब्रेन डेड व्यक्ति है तो। अब यह है क्या भला? ब्रेन डेड यानी क्या? ब्रेन डेड होता क्या है? या तो आदमी जिंदा होता है या मरा होता है। ब्रेन डेड क्या होता है? अब मान लो कोई एक व्यक्ति जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, नॉर्मल रूटीन चल रहा है, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया। मतलब मैं आम लोगों को समझे इसी स्टाइल से समझा रही हूँ कि रास्ते पे कहीं एक्सीडेंट हो गया, आम बात है, ठीक है, कहीं भी हो गया, हाईवे पे हो गया, शहर में हो गया, कहीं हुआ। अब ऐसे व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उठा के लोग जो भी नज़दीक का हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते हैं, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे कोई जो भी दवाखाना हो, वहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है और उसको स्टेबल किया जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर ठीक हो, सांस ठीक हो, ये जो बेसिक चीज़ें हैं स्टेबल हो जाए। और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ की बात नहीं है, इसको आप बड़े सेंटर में ले जाइए। ये भी आम बात है। उस व्यक्ति को फिर बड़े सेंटर में ले जाते हैं जहाँ पर क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी में जब आईसीयू जिसको हम बोलते हैं, जहाँ आईसीयू अवेलेबल है, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में वो व्यक्ति जब जाता है, डॉक्टर्स देखते हैं कि पूरी तरीके से संभाला जाता है, मॉनिटर्स लगते हैं वगैरह वगैरह, कि इसकी सांस अनियमित हो रही है, तो पहले उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से कुछ देर तक ठीक रहता है, फिर नहीं ठीक हो पाता है तो उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है। ये भी बात समझ में आती है सबके। ऐसी व्यक्ति वेंटिलेटर पे शिफ्ट होती है, तब वेंटिलेटर के 2 फंक्शंस होते हैं कि उस व्यक्ति की खुद की सांस की जो एफर्ट्स हैं उसको सपोर्ट करना,
जो कम पड़ रहा है उतना ही वेंटिलेशन देना। शुरू में ऐसा होता है, धीरे धीरे ऐसा होता है कि खुद की वो व्यक्ति की सांस लेने की एबिलिटी कम कम होते रहती है, वेंटिलेटरी पैरामीटर्स बढ़ाने पड़ते हैं ताकि वेंटिलेटर टेक ओवर कर रहा है धीरे धीरे। और जब ऐसे लगता है कि ये तो ज़्यादा बिगड़ रही है सिचुएशन, तो फिर डॉक्टर्स बोलते हैं हो सकता है इनके ब्रेन डेड होने की संभावना हो। और एक समय ऐसा आता है कि वो वेंटिलेटर पूरी तरीके से टेक ओवर करता है, क्योंकि बॉडी की तरफ से, अपनी तरफ से, उस व्यक्ति की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं होते, वो खुद होके सांस नहीं ले पाते। तो ये अब वेंटिलेटर पे हैं व्यक्ति, ये शुरू से थे और ऑक्सीजन मिल रहा था, इनको ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है। ये ऐसे क्यों हुआ कि इस व्यक्ति को वेंटिलेटर पे जाना पड़ा और धीरे धीरे उसकी सांस लेनी बंद हो गई? क्योंकि इनका जो एक्सीडेंट हुआ था, इस केस में एक्सीडेंट, दूसरे भी कारण हो सकते हैं, उससे उनके ब्रेन के कुछ हिस्से को मार लगी थी और ब्रेन के कुछ हिस्से डिसफंक्शनिंग, मतलब कार्यरत ठीक से नहीं हो रहे थे, और एक उसमें से कुछ हिस्सा डेड हो गया। उसमें एक होता है अपने मिड ब्रेन में, ब्रेन के मझले हिस्से में, मिड ब्रेन में एक 1 से 2 सेंटीमीटर सरकमफरेंस का एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। वो सेंटर होता है सांस लेने का सेंटर। उस सेंटर को अगर इंजरी हो गई तो वो सेंटर डिसफंक्शनिंग हो गया, तो इधर इसकी सांस लेने की गति कम ज़्यादा अनियमित हो जाती है। होते होते अगर उस एरिया को डैमेज हो गया और वो डेड हो गया, डेड, इरिवर्सिबली डेड, कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो ये व्यक्ति अब आगे से कभी भी कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। अच्छा, सांस ही नहीं ले पाएगा? सांस ही नहीं ले पाएगा। तो समझ में आ गई आपकी बात? इसी के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि उसका हार्ट का भी सेंटर गया हो, ठीक है? तो ऐसा होता है। और ये व्यक्ति जो मैंने अभी सिचुएशन डिस्क्राइब की, जो हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ, ये वेंटिलेटर पे डाला गया है शुरू से, तो इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो सेंटर डेड भी हो गया तो भी इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा, इसकी हार्ट अच्छे से काम कर रही है, हार्ट अच्छे से काम कर रही, मतलब हार्ट ब्लड पंप करती है, पूरे शरीर में जा रहा है, हर ऑर्गन को मिल रहा है, शरीर के ऑर्गन जिंदा हैं। आप समझ रहे बात? हाँ। ब्रेन रेस्पिरेशन का सेंटर डेड हो गया है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली था ही वेंटिलेटर पे, तो वेंटिलेटर हैज़ टेकन ओवर और अभी हार्ट इज़ वर्किंग। ये आईसीयू में ऑलरेडी है, तो वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन हो रहा है। इसको हम कहेंगे ब्रेन डेड। अच्छा, तो ऐसे कितनी देर चलेगा? तो ऐसे ही रहेगा ये जैसे कोमा के रहते हैं, ये भी रहेंगे। कितने समय तक रहेगा ये? कितने समय तक ये चलेगा? ये अभी तो चालू है, हो सकता है पूरी आईसीयू की केयर लगती है उसको, क्योंकि अब तो वो पूरा डिपेंडेंट है वेंटिलेटर पे, तो ये इनको संभालना और मुश्किल होता है, लेकिन हम उनको संभाल सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। ये 48 से 72 घंटे तक आराम से रह सकता है वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर पे है, ब्लड प्रेशर 100 के करीब है, हार्ट पंप कर रहा है, ये इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर अब सबको मालूम है कोविड के समय से, तो इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा है, हर ऑर्गन जिंदा है, इनको मतलब 95 के ऊपर है ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ऑल द ऑर्गन्स आर अलाइव। अब क्या होगा? 48 घंटे से 72 घंटे के बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ डिरेंजमेंट होगी और ऐसे भी ये मर जाए, हार्ट भी डिसफंक्शनिंग होके रुकेगा, क्योंकि ब्रेन डेड तो ये है ही, वो तो सांस कभी नहीं लेने वाले। अब ये हम चला रहे हैं, खींच रहे हैं, ये भी एक लिमिट है उसके लिए। 72 घंटे के बाद तो ये यूजुअली मर ही जाते हैं। सो वी हैव अ विंडो पीरियड ऑफ अबाउट 48 आवर्स। 48 घंटे की हमारे पास एक विंडो है कि जहाँ आईसीयू में अच्छे से देखभाल हो रही है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई जा रहा है, हर ऑर्गन अच्छे से फंक्शनिंग है पूरी तरीके से। ये 48 घंटे लगभग हमारे पास होते हैं।
इस दौरान अगर हम ऑर्गन्स निकालते हैं 48 घंटे के बीच में, तो वो हर ऑर्गन जिंदा है। एक बार निकालने के बाद तो उसकी टेक्निकल प्रोसीजर होती है, उनको जिंदा कैसे रखें, प्रिजर्व कैसे करें। फिर इसको अगर हम किसी जिसको ज़रूरत है, जो किडनी फेलियर से मर रहा है, डायलिसिस पे है बहुत, इससे उनको ज़रूरत है किडनी की, उसको अगर ये किडनी एक चली जाए, दूसरी किडनी दूसरे किसी को चली जाए, लीवर किसी को चला जाए, लंग्स किसी को मिले, हार्ट किसी को मिले, ये सब हो सकता है। अब ये देंगे कैसे वो दूसरी बात है, आते हैं उस पर, लेकिन ये हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, आप किसी का कोई सगा जा रहा है, रिलेटिव है, छोटा है, बड़ा है, स्टूडेंट है, ऑफिस जा रहा है, कहीं जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, घर के लोग प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए, बिल्कुल नहीं। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वो हट्टा कट्टा है, इस तभी तो ऑर्गन्स अच्छे हैं सब, बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी है। तो किसी भी उम्र का हो, वो जब हॉस्पिटल में पहुंचता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन में धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता है, एंड देन डॉक्टर से कि अब ये ब्रेन डेड है। अब और हम जाते हैं और बोलते हैं ऑर्गन्स दो इसके। हाउ डज इट साउंड? कैसे लगता है ये कि आपने ऐसे कैसे मांग सकते हो आप किसी के, वो लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं है, वो कैसे हाँ बोलेंगे? बिल्कुल, है ना। तो ये वैसा ही है। तो ये, लेकिन हमारे पास यही 48 घंटे है। एक बार ये निकल गई बस तो निकल गई। 8 लोगों को जान मिल सकती है, 40 लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है, हो सकता है। तो ये इसके लिए अगर सोसाइटी में ये अवेयरनेस है कि ब्रेन डेड हो सकते हैं, ब्रेन डेड संकल्पना है, वो हो सकता है। ब्रेन डेड, अब ब्रेन डेड व्यक्ति के रिलेटिव्स को हम जाके बोलते हैं कि ये ब्रेन डेड है, तो वो वेंटिलेटर पे है, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है, वो बोलता है तो सांस ले रहा है, उसको वो मॉनिटर पे लगा हुआ है, तो वो आपने भी देखा होगा मॉनिटर, हाँ, बीप बीप चलता है, हार्ट बीट दिखते हैं, वो बोलता है ये तो धड़ धड़ कर रहा है हार्ट, तो हाँ चल रहा है हार्ट, लेकिन ये ब्रेन डेड है। तो सांस तो चल रही है, हाँ लेकिन ये ब्रेन डेड है। तो ये जो समझाना होता है उनको कि ये ब्रेन डेड क्या होता है, इसका अवेयरनेस जनमानस में फैले, ये मुख्य उद्देश्य है आज के टॉक का। बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर ये लोगों को अवेयरनेस हो कि ऐसा होता है, ऐसे ऑर्गन्स निकल सकते हैं, ऐसे प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, इतनी जानें बच सकती हैं, तो फिर, और ये तो गए हैं, ही इज़ डेड, ही और शी, वो व्यक्ति तो गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, ही इज़ डेड, शी इज़ डेड। तो अगर वो अपनी सम्मति दे, कंसेंट दे, तभी और सिर्फ तभी ये ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं, राइट, और प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। अब क्या कैसे, वो तो बहुत लंबी राम कहानी है, लेकिन ये हो सकता है। ये प्रोसेस कैसे होता है? अब आपने जैसे बताया कि 48 घंटे हमारे पास है, अब हमें ऑर्गन निकालना है, ऑर्गन निकाल के ट्रांसप्लांट करना है, तो ये इसके बीच वाला जो लंबा स्पैन है, आपने वैसे बोला एक टाइम के लिए अपने पास है, 48 घंटे में पूरे ऑर्गन्स निकालना है, और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कितने समय में ये ऑर्गन किसी केस में ट्रांसप्लांट होने चाहिए? अब मैंने बोला 8 ऑर्गन्स तो जान बचाने के लिए है और 40 टिश्यूज़ निकलते हैं। टिश्यूज़ की बात हम छोड़ देते हैं, अभी ऑर्गन्स भी निकालने हैं। 2 किडनीज, लंग्स के 2 हिस्से या 4 भी कर सकते हैं जैसी ज़रूरत है, लीवर के 2 हिस्से, पैनक्रियाज, इंटेस्टिन, ये सब एक ही रुग्ण को तो नहीं लगने वाला, बिल्कुल नहीं। यानी एक कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो ऐसा नहीं है। किसी को लीवर चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, किसी को हार्ट चाहिए, किसी को लंग्स चाहिए, है ना। और वो कौन होंगे, वो कहाँ होंगे, वो कैसे होंगे, तो वो कितनी देर में, आप एक बार वो डेड, मतलब ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर से ऑर्गन्स निकालते हैं तो उसका वार्म इस्कीमिया टाइम होता है, जिसको हम इस्कीमिया टाइम बोलते हैं, मतलब अगर वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ, हार्ट के लिए और लंग्स के लिए ये टाइम है 4 घंटे। ब्रेन डेड इंसान से निकाल से के ट्रांसप्लांट तक किसी के शरीर में डाल के प्रत्यारोपण होके उसका धड़धड़ना शुरू होना चाहिए उसके बॉडी में 4 घंटे में। 4 घंटे में।
ये टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है जब वो हार्ट निकाल के उसको प्रिजर्वेटर में डालते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, वो हो सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन एक हद तक। ये टाइम हार्ट और लंग्स के लिए सबसे कम होता है, जैसे कि लीवर के लिए होता है 8-10 घंटे, किडनीज़ के लिए होता है 12 घंटे 14 घंटे। तो लेकिन उसके बाद तो ये करना ही पड़ता है। अब इतने सारे ऑर्गन्स हैं, वो निकालेंगे तो एक साथ ही निकालेंगे, तो किसको देंगे, निकाल के भी देंगे किसको, उसकी लिस्ट तो चाहिए ना आपके पास। ये तो एक्सीडेंट हो चुका है, ये तो कभी भी होता है, रात को 2 बजे होगा, कभी भी होगा, किसको देंगे, कैसे देंगे, ये सब नियंत्रित करने वाली एक बॉडी होनी चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए। इसलिए हमने बनाया, या महाराष्ट्र में है ऐसा, महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर। ट्रांसप्लांट को लेके हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन करे, जो दिक्कतें आती हैं, जो लगनी है बातें, उस चीज़ का पहले से एंटिसिपेट करके कोऑर्डिनेशन करे। ऐसा एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर हर जोन में, तो नागपुर जोन में है तो हम उसको बोलते हैं ZTCC, जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर नागपुर। ऐसा ही है औरंगाबाद में मराठवाड़ा के लिए, ऐसा ही है पुणे विभाग में, और ऐसा ही है बम्बई में। महाराष्ट्र में ये 4 कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ नागपुर ZTCC को। मैं वहाँ की अध्यक्ष थी काफ़ी सालों तक, और अभी भी एसोसिएटेड हूँ। अभी मैंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये सब बैठ के बहुत बड़ा पेपर वर्क हुआ कि ZTCC, मान लो कि ऐसी परिस्थिति आई तो ये ऑर्गन्स कहाँ जाएंगे, ये थियोरेटिकल पहले पेपर वर्क बना। तो इसके लिए बात ये है कि हर ऑर्गन के रेसिपिएंट्स की, जिनको ज़रूरत है, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। उनका फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, वो कहाँ है, कैसे हैं, कितने जल्दी आ सकते हैं, ये सब हमारे पास होना चाहिए। ये हमारे पास कैसे होगा कि मान लो किडनीज़ का लिस्ट बनाना है, तो जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट है, किसी ना किसी डॉक्टर के ही पास जाएंगे ना वो। तो सारे नेफ्रोलॉजिस्ट को बुला के हमने उनको बताया है कि आपके रेसिपिएंट्स की लिस्ट हमको दीजिए, और वो हर महीने में अपडेट होनी चाहिए। वो पेशेंट्स नए ऐड होते जाएंगे, पुराने निकलते जाएंगे, कोई किसी का ट्रांसप्लांट हुआ होगा, कोई मर गया होगा, कोई कुछ और होगा। सो इट शुड बी अ डायनामिक लिस्ट, अपडेटेड एवरी टाइम। ऐसे हर ऑर्गन के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, फिर हम उसके सारे डिटेल्स लेते हैं कि उनके रिपोर्ट्स क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी बाकी की भी काफ़ी सारी टेस्ट मिलानी पड़ती हैं। मतलब किसी का भी लीवर उठा के अब A ग्रुप का ब्लड B ग्रुप को नहीं दे सकते, ये आपने सुना होगा, ये पता है सबको। वैसे ऑर्गन अगर देना है तो बहुत सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती है। तो जो भी टेक्निकल है, HLA कॉम्पेटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब, और जो इन्फॉर्मेशन लगती है वो सब उस पेशेंट की, डॉक्टर की सम्मति से। पेशेंट कुछ भी बोले, ऐसे भी लोग आते हैं, मुझे किडनी चाहिए, मुझे लगता है मुझे किडनी चाहिए, आप मेरे को रजिस्टर कर लो। तो हम बोलते हैं ऐसे नहीं होता, आपके डॉक्टर के पास जाओ, उनकी साइन लगती है, वो फिर हमारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हर ऑर्गन के लिए, जो एक्सपर्ट्स ने बनाया है। ऐसे हमने लिस्ट बनाई, रेसिपिएंट्स की लिस्ट बनाई है, और वो जो पहले आता है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके। वो तो होता ही है, अनलेस कि वो उसके ग्रुप का नहीं, कुछ और चीज़ें बाकी की चीज़, या फिर कोई 15 साल का बच्चा है और रेसिपिएंट टॉप पे है, वो 80 साल का है, तो फिर वो एज मैच, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। हम एक सवाल, इसमें एज क्राइटेरिया होता है ट्रांसप्लांट करने वाला और डोनर, ऐसा कोई? हाँ बिल्कुल, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी से भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। Okay. इंडिया में न्यूबॉर्न बेबीज़ के ऑर्गन्स डोनेट हुए हैं, इंडिया क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी, हाँ, अरे आप इंडिया को पीछे क्यों समझते हैं, हम एट पार विथ वर्ल्ड। नो, लेट मी टेल यू दिस, हमारे रिजल्ट्स इंटरनेशनल रिजल्ट्स के एट पार हैं। हम परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं, ऐसे हवा में मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ भी है, बहुत अच्छा है। खैर, न्यूबॉर्न्स को भी, बीमार न्यूबॉर्न्स भी हो सकते हैं, उनको ऑर्गन्स भी लग सकते हैं, और डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो। वहाँ से लेके
यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं कि 70 साल तक देना चाहिए ऑर्गन्स, क्योंकि उसके बाद ऑर्गन्स भी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है और आजकल लोग अफोर्ड भी कर रहे हैं, तो मान लो कोई 75 साल का है या 80 ईयर्स का है और जो बोलते हैं कि हम इच्छा करते हैं कि हमारे ऑर्गन्स डोनेट हों, मैंने मेरे विल में, ऐसे मेरे को बहुत बार फ़ोन आते हैं, मेरे विल में मुझे लिखना है, मुझे और कुछ करना है क्या, बताइए। तो अब ये बताइए, ये उनकी बड़प्पन है कि वो कोई ऐसा करते हैं। लेकिन 75-80 साल के व्यक्ति के अगर हम ऑर्गन्स ले तो वो ऑर्गन्स भी उतने बूढ़े हैं। फिर इस समय, ऐसे समय हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन की फंक्शनैलिटी तब देखते हैं ऑन स्पॉट कि ये 80 साल के हैं, इनकी किडनी कैसी है, वो किडनी के एक्सपर्ट बताएंगे। लीवर कैसा है, ले सकते हैं क्या, इसकी उम्र क्या है, कितने दिन चलेगा, कितना थोड़ा सा डैमेज है, पार्टली जो भी है। और फिर जो लिस्ट पे है, वेट लिस्ट पे, उनको हम समझाते हैं ये मार्जिनल ऑर्गन है, आप विलिंग हैं, क्या आप लेना चाहते हैं, या फिर उसकी उम्र बहुत छोटी है तो उसको नहीं लगाएंगे। ऐसे रेसिपिएंट्स भी हैं ना जो बड़े उम्र के हैं, या वो जो बोलते हैं, मान लो कोई सीनियर 50 साल का भी है तो हम उनको बोलते हैं ये मार्जिनल है। अब वो अगर कभी डायलिसिस करके या लीवर डिजीज से मर रहा है तो वो बोलता है ठीक है 15 साल, मतलब दिस इज़ विथ फुल नॉलेज। या फिर हमारे पास बड़े भी लोग होते हैं, सो वी डोंट लेट एनी ऑर्गन गो वेस्ट अनलेस कि ये पॉसिबल नहीं है, ये डैमेज्ड है, तो वो फिर नहीं। ऐसे भी कई बार होता है कि किसी और चीज़ से पेशेंट की वो ब्रेन डेड हो गया और खोल के देखा तो किडनीज डैमेज है, उनको पता ही नहीं था। ये भी होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो वो खैर असेसमेंट किया जाता है। फिर उन रेसिपिएंट्स, फिर ये सारे ऑर्गन्स जो निकाले हैं, तो जब इनको ब्रेन डेड जब डिक्लेयर करते हैं तब 2 बार ब्रेन डेड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए 6 घंटे का बीच में पीरियड होता है। तो पहली टेस्ट की ब्रेन डेड के लिए कि हाँ ये ब्रेन डेड हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ब्रेन डेड टेस्ट 1। ओके, यानी ये ब्रेन डेड पॉजिटिव तो आया है पर अभी बोलते नहीं पक्के से, 6 घंटे रुकते हैं ब्रेन डेड होने के बावजूद 6 घंटे रुक, मान लो कुछ वो हो गया तो कुछ उसने सांस ली तो नहीं निकला ब्रेन डेड, तो किसी के भी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। 6 घंटे रुकते हैं, दूसरी टेस्ट करते हैं और वो भी एक्सपर्ट करते हैं। मतलब जैसे ब्रेन डेड डिक्लेयर करना है तो एक हॉस्पिटल के डिक्लेरेशन से नहीं होता, 3 लोगों की कमेटी होती है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, न्यूरो सर्जन होता है, न्यूरो फिजिशियन होता है, फिजिशियन होता है, और ये सारे एक्सपर्ट कमेटी पहले से रजिस्टर्ड हुई होती है, रिकॉग्निशन हुई होता है उनका स्टेट गवर्नमेंट से कि ये ब्रेन डेड कमेटी है। जब तक मैं हूँ भी न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन तो भी मेरे बोलने से नहीं होता, मेरा नाम रजिस्टर्ड है क्या, ऑफिशियल है क्या, तो ही वो ब्रेन डेड माना जाता है। तो मतलब ये फुल प्रूफ है, वो ब्रेन डेड है यानी वो ब्रेन डेड है, ठीक है। ओके। तो ये जो 6 घंटे बीच में के मिलते हैं इसमें हम भागते हैं, कौन, ZTCC। हम भागते कहाँ हैं कि उसके भाई उसके सैंपल्स दो, उसके मेरे को इन्वेस्टिगेशंस दो, उसका क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, रिपोर्ट तुम्हारे कौन आने वाला है, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, वो पेशेंट बोलता है मैं नहीं आ सकता, वो बोलता है मैं बहुत दूर हूँ, वो हार्ट वाला कोई है नहीं, महाराष्ट्र में नागपुर जोन में किसी को कोई नहीं है, हार्ट का सेंटर नहीं है, बम्बई में पूछते हैं हम, बोलते हैं हमारे पास भी नहीं है, फिर हम भेजते हैं जोन में, वहाँ भी कोई नहीं होगा तो हम स्टेट में भेजते हैं दिल्ली में कि महाराष्ट्र में या हमारे जोन में कोई रेसिपिएंट नहीं है, देखिए। ऐसे हार्ट्स हमने कलकत्ता में भेजा है, चेन्नई में भेजा है, दिल्ली में भेजा है, नागपुर से एक तो अमरावती से भेजा है। ओके, मैं प्रेसिडेंट थी, मैं बता रही हूँ आपको, अमरावती से भेजा है। मतलब अब ये भेजा है, ये भागते हैं हम, यहाँ पे ZTCC काम आती है। फिर हम डिसाइड करते हैं, बाय दैट टाइम सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं कि हाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये हॉस्पिटल तय हो गए। तो पेशेंट्स को वो अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, अपने अपने हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ के जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनको हम बताते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसेस हमारी चलती रहती है कि हम ऑर्गन्स इस समय निकालेंगे, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 48, हाँ मतलब पेशेंट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ICU वाले क्या बोलते हैं, जल्दी करो, वो बोलते जल्दी करो, मेरे को बताओ मत, ये नीचे जा रहा है,
ऐसा भी होता है। Okay. कई बार कुछ भी होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत क्रिटिकल होता है वो। तो वो क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन नहीं है और ऑर्गन डैमेज हो गया तो वो लगाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सब बहुत देखना पड़ता है। तो क्रिटिकल केयर करते करते ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत छोटी छोटी बातें देखनी पड़ती। तो आईसीयू वाले अपना काम करते हैं, हम उनके बीच में दखल नहीं देते। लेकिन जो 6 घंटे हमारे पास मिले हैं उसमें हम सारी भागा दौड़ करके ये कोऑर्डिनेट करते हैं कि किसको देना है। फिर द कंसर्न डॉक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल, उनको हम ये टाइम तय करते हैं, आईसीयू वालों को पूछ के ब्लड प्रेशर कैसा है, इतने, इसकी फ़्लाइट इतने बजे आ सकती है, ये इतने बजे पहुंच सकता है, कितना टाइम है बताओ, कौन निकाल सकता है, या फिर इसका ऑर्गन हम निकाल के दे के वो आएगा लेके जाएगा, जो भी जैसा भी हो सकता है। इसके बीच में पुलिस का एक अलग ही रोल रहता है उनका पंचनामा ज़रूरी होता है है ना, उनका पंचनामा, उसके बगैर जा नहीं सकते आगे, वो तो होना ही होता है। वो भी हो जाता है, वो भी हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर जो डिसाइडेड टाइम है उस टाइम पे हर कोई वहाँ पे जमा हो जाते हैं। कहाँ, जहाँ मान लो कि जीएमसी में है, जिस भी हॉस्पिटल में है, जहाँ से ऑर्गन रिट्राइव करना है, जहाँ से ऑर्गन्स निकालने हैं, उसको हम बोलेंगे ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर, राइट। तो ऑर्गन्स रिट्राइव करेंगे हम वहाँ से। वहाँ पे एक एक जन अपना अपना ऑर्गन निकालता है और वंस द ऑर्गन इज़ टेकन आउट, दैट इज़ एन एक्सपर्ट्स प्रोसीजर। क्योंकि मैंने लीवर निकाल लिया तो भी बाकी लोगों को निकालने हैं ना, तो ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, है ना। मतलब स्टिल द एवरीथिंग मस्ट बी फंक्शनिंग एंड हार्ट विल बी टेकन आउट लास्ट, क्योंकि हार्ट ने तो सप्लाई करते रहना है, सबसे आखिरी तक हार्ट सबसे आखिरी में करेगा। वो ये सब फॉलो होता है, तो उसको क्लैम्प वगैरह किया जाता है, सारी टेक्निकल बातें, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं। ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, फिर वो ऑर्गन्स, उनके एक टिपिकल प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स होते हैं, उसका अपना टेम्परेचर होता है, उसके अपने बॉक्सेस होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, वो बताना भी पॉसिबल नहीं है। और वो अनलेस इट इज़ एन एक्सपर्ट, नहीं मुझे भी नहीं मालूम ना, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, राइट। सो ये तो एक्सपर्ट का काम है। तो वो बॉक्स में डाला जाता है एंड देन दे, जब आपने देखा होगा ब्लू रंग का ऐसा एक बड़ा बॉक्स होता है, और उसमें डाल के then the organ is taken by the concerned doctor, the team, to the hospital जहाँ पे ट्रांसप्लांट होने वाला। अब ये होते होते, मान लो जैसा मैंने बोला कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हमने दिल्ली भेजा है, चेन्नई भेजा है, बम्बई भेजा है। अब एक्चुअली हम क्या करते हैं फिर कि जब चेन्नई भेजा है, ट्रू स्टोरी बता रही, अब जब हमने चेन्नई भेजा तब चेन्नई नागपुर फ्लाइट ही नहीं थी, देयर वाज नो फ्लाइट, ये बाद में शुरू हुई। अच्छा, कहाँ, चेन्नई नागपुर फ्लाइट नहीं थी। तो चेन्नई में हार्ट जा रहा था और शायद लीवर जा रहा था बम्बई में। तो फिर वो कोऑर्डिनेट उन्होंने ऐसा किया कि वो चार्टर्ड फ्लाइट लेके या किसी और चीज़ से वो बम्बई तक आए, वो वहीं रुके रहे। फिर बम्बई के लोग यहाँ आए तो हार्ट निकाल लिया, किसी यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हार्ट निकाल के वो दे दिया। जो बम्बई की टीम थी उन्होंने अपना ऑर्गन भी और हार्ट भी बम्बई लेके गए और वहाँ पे वो तैयार थे। वहाँ से दे फ्लू बम्बई से चेन्नई। तो वो चेन्नई जब निकलते हैं तो ये कंटिन्यूसली उनका कॉरेस्पॉन्डेंस चलते रहता है, क्योंकि वो हार्ट लगाने में भी तो टाइम लगता है ना भाई। बिल्कुल तो कि खोल के रखो ऑपरेट करके रखो, मतलब चालू हो जाता है वहाँ, प्रोसेस पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें अगर लेट हो जाए, चेन्नई के एयरपोर्ट पे उतरे या नागपुर के हॉस्पिटल से एयरपोर्ट पे जाना है और फंस गया ट्रैफिक, आप बोले यहाँ ट्रैफिक जाम होता है आपके स्टूडियो के आगे, हाँ, ऐसे ट्रैफिक जाम में फंस गया तो फंस सकता है। हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर नाम सुना होगा आपने। तो हम ये लॉ के अंतर्भूत है। तो हम पुलिस कमिश्नर के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास जाते हैं। ये सब हमने इंटरनल मीटिंग करके तय किया हुआ, अभी सेट हुआ है, शुरू में बहुत तकलीफ हुई। और उनको बोलते हैं हमको ग्रीन कॉरिडोर चाहिए। वो पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक और कितने बजे, ये बताइए। तो मेरा ऑर्गन लेके हम बोलते हैं 3 बार चाहिए मुझे। हार्ट इतने बजे जाएगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि लीवर इतने बजे जाएगा, किडनी इतने बजे जाएगी। अगर चाहिए तो मुझे 3 बार चाहिए और ये हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक चाहिए।
वो हाँ बोलते हैं। एंड देन एट दैट टाइम आपने देखा होगा ग्रीन कॉरिडोर, नोबडी इज अलाउड, चारों तरफ की व्हीकल्स रुक जाती हैं बिल्कुल। और सिर्फ एम्बुलेंस जिसमें वो बॉक्स है, ऑर्गन का बॉक्स है, वो आगे जाते रहता है। ठीक है। और टू द एक्सटेंट कि नागपुर की मैं बात कर रही हूँ, फडणवीस जी तब मुख्यमंत्री थे, उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, मुख्यमंत्री की भी गाड़ी रुक जाती है। एवरीबडी ऑनर्स दैट ग्रीन कॉरिडोर, ताकि फ्यू मिनट्स नागपुर के कोई भी कॉर्नर से एयरपोर्ट तक विद इन फ्यू मिनट्स वो ऑर्गन पहुंच जाता है। वंस द ऑर्गन गोज देयर, एयरपोर्ट पे जाइए आप, वो स्कैनिंग होता है ना, लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना। लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी से हम परमिशंस, हाँ उनकी परमिशंस, मतलब ये सब सेट अब प्रोसीजर सेट हो गई है कि ऐसे बॉक्सेस आएंगे उनके लिए, वो उसमें से जाता ही नहीं है, वो बॉक्स बहुत बड़ा, 100 चीज़ें होती है भाई, तो वो सारी टीदिंग ट्रबल सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। और ये बॉक्स इतने बजे पहुंचने वाला है, उनको भी वो भी लूप में है कोऑर्डिनेशन के, इतने बजे आएगा, ये फ्लाइट से जाना है, वहाँ पे भी ग्रीन चैनल, वहाँ पे वंस द बॉक्स इज इन ऑन द प्लेन, चढ़ गए वो, दूसरे मिनट में प्लेन उड़ेगा, नहीं रुकेगा, ये होता है। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट अथॉरिटी। जो प्रोसीजर हमने नागपुर में की, वो पूना है, बम्बई है, या चेन्नई है, या दिल्ली, ये वहाँ भी होता है, वहाँ भी एयरपोर्ट है, वहाँ भी सब कुछ है। तो विद इन इतना वो मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन होता है कि 4 घंटे के अंदर नागपुर का हार्ट चेन्नई में जाके उस पेशेंट में, तब वहाँ की डॉक्टर्स की टीम उस पेशेंट को, रेसिपिएंट को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही होती है, राइट, सो दैट बाय द टाइम ये वहाँ पहुँचे तो वो ऐसी पोजीशन में हो, निकाले, तो बॉक्स से निकाले। अब ये बोलना सब, अब आप सोचिए इतना आसान है क्या? ये नहीं है। इट इज़ मिनट टू मिनट नहीं, हम तो सेकंड टू सेकंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और ये कब हो रहा है? रात को 2 बजे, पता नहीं क्यों रात को 2 बजे 3 बजे ही हमेशा ये होता है, जो भी है, मतलब कई बार होता है। सो एवरीबडी इज़ अवेक, एवरीबडी इज़ ऑन द टोज, और हमारे, बट इट वर्क्स वेरी 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 फास्ट। मतलब दिल्ली में भी जाना है, नोटो हो या सोटो हो या जो भी है, वो कंसर्न लोग बिल्कुल टोज पे रहते हैं। ये आप एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, नोटो, सोटो? हाँ बताइए। ZTCC जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, नागपुर के, इन महाराष्ट्र के 4 जोन्स हैं। अब हम तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार हमको पैसा वैसा कुछ नहीं देती है, बोलती काम करो। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करना है, तो ये सब चलते कैसे? ये चलता कैसा है? तो हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड है, तो चैरिटी कमिश्नर को तो कोई सरकार को जवाबदेही नहीं होते, पर हम होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ऑर्गन डोनेशन करना है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो हर महीने में रिपोर्ट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट की क्या हुआ, जो भी है उसका भी फॉर्मेट है, कितने हुए, कितने नहीं हुए, कितने फेल्यूर हुए, जो भी है। वहाँ से ये जाता है सोटो को। सोटो इज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो। वहाँ से वो जाता है नोटो के पास, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। ये रिपोर्ट्स पूरे देश से नोटो के पास जाते हैं। जो लिस्ट है, हमारे रेसिपिएंट की लिस्ट है, जो भी जिसके हुए हैं ट्रांसप्लांट, सारी इन्फॉर्मेशन नोटो के पास अवेलेबल होती है, राइट। और जैसे कि इसलिए नोटो को पता है कि किस स्टेट में कौन है, किसको कौन सा ऑर्गन चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट तक तो मैं बोल सकती हूँ, हम कोऑर्डिनेट आपस में रहते हैं। जब हार्ट मुझे कलकत्ता या दिल्ली या चेन्नई भेजना है, तो वो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, वो नोटो करती है। और नोटो का फिर हमारे सिस्टम जनरेट होते हैं, नंबर होते हैं, फुल प्रूफ प्रोसीजर है। इट्स नॉट दैट इजी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये प्रॉपर रेसिपिएंट को जाएगा, ये अल्टीमेटली नोटो डिसाइड करती है। तो ये इट इज़ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया और फुल प्रूफ होना चाहिए, इसलिए ये। और अभी इतना अच्छा प्रोसीजर सेट हो गया है। शुरू किया था हमने 2013 में, पहला ट्रांसप्लांट नागपुर में। पहला ट्रांसप्लांट। जैसे आपने बोला ये टॉपिक सेंसिटिव है, साउथ में एक मूवी आई थी जिसमें बताया गया था, एक क्रिमिनल्स, कुछ डॉक्टर्स
बहुत सारे लोगों से ज़बरदस्ती ऑर्गन डोनेट करवा रहे थे, डेथ हो रही थी उसके बाद वो ऑर्गन डोनेट हो रहा था। तो ये जो फिल्म थी इसमें ये सब बताया गया था। ये तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है नॉर्मल पीपल पे। आपने जितना लंबा चौड़ा भी प्रोसेस बताया, ये सब फॉलो करना पड़ता है, ये ग्रीन चैनल होता है, गवर्नमेंट इसमें होती है, तो लोगों पे वो मूवी के बाद ये रिपोर्ट था कि साउथ में ऑर्गन डोनेशन कम होते जा रहा है। तो जितना लंबा प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको क्या ये जो मूवी में बताया गया ये असल में स्कैम ऐसा कुछ हो सकता है कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए था? ये कब की बात है? ये मूवी कब आई ये थी? बहुत साल हो गए। मैंने पढ़ा था एक जगह। मैंने मूवी मैंने एक्चुअल में मैंने पूरी मूवी नहीं देखी है, थोड़ी बहुत देखी। नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा ये हाँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री बताना ज़रूरी है। हाँ। दुनिया में, वर्ल्ड में पहला ट्रांसप्लांट हुआ अर्ली 60 के आसपास, 1960 के आसपास। 10 साल के बाद वो टेक्निक इंडिया में आ गई, मतलब 70 में। 70 तक। इंडिया में आने के बाद उस पर मतलब कुछ लोग तो सीख के आए, फिर बाकी लोगों में धीरे धीरे फैल गया टेक्निक। इट्स अ साइंस, इट्स अ टेक्निक। तो ये उस पे मास्टरी होते होते इंडिया में मान लो अराउंड 10 एक साल लगे। 80 में आ गया। तो अराउंड 80s हमारे पास अच्छे से एक्सपर्टीज़ डेवलप हो गई, टेक्निक आ गई और हम इंडिया में कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आ गया और हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आने लग गए क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्टीज़ आ गई। 1980 में अराउंड 80, हाँ मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहे, लेकिन अराउंड उसी के आसपास। हाँ, क्योंकि एक शार्प ऐसा नहीं होता ना, अब एक्सपर्टीज़ आई और अब नहीं आए। हाँ, तो उस वो समय रिसर्च होते होते हैं। अब क्या हुआ कि जब ट्रांसप्लांट्स हो सकता है ये ध्यान में आया और उसके एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए और उसके रिजल्ट्स अच्छे आने लग गए, तो फिर ये बात धीरे धीरे जनमानस में फैल गई कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अरे तो कितने सारे लोग तो मरते हैं किडनी ट्रांसप्लांट से, लिवर फेलियर से, पता है सबको, मिलता नहीं है ट्रांसप्लांट। तो ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ये काफ़ी लोग करने लग गए। तब इसके लिए कोई रूल्स नहीं थे, कोई लॉ नहीं था। तो जो डॉक्टर्स थे और जिनको करना था उनको भी इंटरेस्ट था टेक्निक में और मास्टरी में लाने में, और भाई ऑर्गन कहाँ से लाना है वो अब तुम देखो, ऐसा भी हुआ। तो जो अमीर थे, ये मैं बोल नहीं रही कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ या किडनीज नहीं निकाली गई, साउथ में ही ज़्यादा हुआ, एक्चुअली ये भी हुआ, पर गरीब लोगों ने अपनी किडनीज दी भी होंगी, ली भी होंगी, लेकिन कोई रूल था ही नहीं, कोई लॉ था ही नहीं कि ये गलत काम है, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग करते गए, डॉक्टर्स लोग अपना एक्सपर्टीज़, उनको अपने एक्सपर्टीज़ में पड़ी थी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो लीवर ट्रांसप्लांट किया, मैंने किडनी ट्रांसप्लांट किया, और कुछ है नहीं ये बोलने के लिए कि ये इमोरल है, ये मैं नहीं कर सकता या ये लॉ में नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो होते होते इसका इतना हवा हुआ, फिर बहुत हंगामा हुआ, पत्रकारों ने बहुत उसमें ज़ोर शोर से वो किया, और बात इतनी बढ़ गई कि अल्टीमेटली 1994 में संसद में, पार्लियामेंट ने एक कायदा बनाया, दैट इज़ ठोआ, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। वो बना 94 में। अब उसके पहले के जो थे, ये अब उसको हम क्या बोले, ये दूसरी कुछ कोई रोकने वाला उनको लॉफुली कोई था ही नहीं जगह पे। 94 में जब ये लॉ बना तब उसमें भी काफ़ी लूप होल्स थे। तो लोग जैसे इनकम टैक्स के लिए लूप होल्स निकालते हैं, वैसे उसमें भी लूप होल्स थे। फिर ये जब ट्रांसप्लांट्स बढ़ने लगे, सेंटर्स बढ़ने लगे, तब वैसे वैसे ये लूप होल्स ध्यान में आने लगे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और ये लॉ के बीच में आ जाता है, वो बच जाते हैं। तो फिर 2011 में उसके रूल्स अमेंड हुए, और 2014 में फिर से अमेंड हुए, और अब ये लॉ फुल प्रूफ है। आज की तारीख में ये लॉ फुल प्रूफ है। अब रही बात आपके क्वेश्चन की, इसलिए मैंने पूछा कि ये मूवी कब आई थी। एक तो मूवी है तो वो फिक्शन होगा, हाँ,
तो वो उनकी मनगढ़ंत कहानी ही होगी, पर कुछ बेस्ड ऑन सम सोसाइटी में कुछ होता है तभी मूवीज़ बनती है, ऐसा भी होता है। तब इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड बताया कि अब इसको स्कैम बोलेंगे, ये कब की है, मतलब जब कुछ था ही नहीं लॉ तब की है कि बात की है, ये एक बात। दूसरी बात, आज की तारीख की अब की बात करते हैं। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं सर्जन हूँ और मेरे सामने कोई पेशेंट है, मेरा बड़ा सा हॉस्पिटल है, मेरे पास क्रिटिकल केयर यूनिट है और मैं किडनी निकाल ली है, ठीक है निकाल ली, आगे इतना आसान है क्या? किडनी निकाल के उसका करना क्या है? उसके लिए रेसिपिएंट चाहिए, उसका लिस्ट चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशंस चाहिए। अरे भाई इतना बताइए ना, मैंने हाँ, इतना इतना लंबा भाग चौड़ा दौड़, प्रोसेस है। लेकिन ये है। पर ऐसा भी अगर किसी ने कर लिया थियोरेटिकली, हाइपोथेटिकली, कि कोई बड़ा सा हॉस्पिटल ही इन्वॉल्व है या उनके पास सारे मल्टी डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने रेसिपिएंट भी पहले से ढूंढ के रखा है, उसके वो भी कर लिए हैं। अब ये हो नहीं सकता क्या थियोरेटिकली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? ये अपनी अपनी कल्पना शक्ति है, लॉ फुल प्रूफ है और ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, देयर आर मल्टीपल लेवल्स कि ऐसे सिर्फ ZTCC नहीं है, फिर उसकी इंक्वायरी के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। कोई भी नया सेंटर खोलना है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, वो आके इंस्पेक्शन करते हैं, 5 साल तक का उसका लाइसेंस रहता है, वो मतलब देयर आर सो मेनी स्टेप्स। तो ये तो लगता नहीं है कि ऐसा होगा कुछ। मैम आपने सारा प्रोसेस समझा दिया, आप ये बताइए ऑर्गन जो है फेल्यूर वो कैसे होता है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस वजह से होता है? नई लाइफस्टाइल हमारी ख़राब हो चुकी है जैसे बोला जाता है डॉक्टर्स लोगों के हिसाब से, तो इस वजह से होता है ये? इसको थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करें। ये इस पे एक किताब लिखी जा सकती है। अच्छा 2 मिनट में तो कैसे बोले भाई। लाइफस्टाइल तो इम्पोर्टेंट है ही। लाइफ मतलब जैसे आपको मालूम है कि स्मोकिंग करने से, टोबैको से कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो किडनी डैमेज हो सकती है, 100 चीज़ों से 100 चीज़ें होती रहती है। लेकिन मतलब लाइफस्टाइल तो आपकी अच्छी चाहिए ही चाहिए, उसको तो कोई पर्याय ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या किडनी में कुछ दूसरी बातें भी हो जाती है, या कुछ पार्शली डैमेज्ड किडनीज होती है, या किडनीज यानी कोई भी ऑर्गन हो सकता है, तो उससे भी वो हो सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस से, जो ब्लड डोनेशन में जिसकी हम बात कर रहे थे, ब्लड डोनेशन में ब्लड से हेपेटाइटिस C वायरस जाता है, जिसमें आगे चल के सिरोसिस, I mean there are so many other reasons also, right? पर लाइफस्टाइल जो अपने हाथ में है वो तो करना ही चाहिए, वो तो सवाल ही नहीं आता, उसमें कोई पर्याय ही नहीं है। पर उसके बावजूद भी ऑर्गन्स, जैसे मैं दारू पीती रहूं और बोलूं मुझे लीवर का सिरोसिस कभी नहीं होना चाहिए, और हो भी गया तो क्या तुम मेरा ट्रांसप्लांट करो? अरे तब ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है? हो सकता है। अच्छा हो सकता है, पर ऐसे भी लोग हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट इतना सक्सेसफुल हो गया कि मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया। खैर, दैट्स जोक्स अपार्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि डैमेज्ड ऑर्गन्स किसी भी तरीके से हो तो, क्योंकि वो हम उसमें नहीं जाएंगे क्यों डैमेज हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ अ सेपरेट एंटायरली डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हमारे ट्रांसप्लांट्स के एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा है, हमारे रिज़ल्ट्स बहुत इंटरनेशनली ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट्स जो आते हैं उसको पैरेलल है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं ज़िम्मेदारी से कम नागपुर सेंटर के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं, हम वो भी रखते हैं कि हमारे पास सारी वो होती है, 1 ईयर सर्वाइवल कितने लोगों का है, 5 ईयर्स कितने लोगों का है, किसका कितने लोगों का है। हमने अभी बीच में आई थिंक 3-4 साल पहले एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ISOT, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इधर नागपुर में हुई थी। तो उसमें ZTCC ने, हमारे 10 साल पूरे हो गए थे नागपुर ZTCC के, तो हमने दशकोत्सव मनाया था, बहुत बड़ा दशकोत्सव मनाया था। तो उसमें हमने ऐसे 50-60 लोगों को बुलाया था जिनके ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, कि आप आओ और आप बोलो 1-1, 2-2 मिनट
तो वो लोग कि हम कितना भी बोले, आप आके बताओ कि हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट इज़ द चेंज, क्या हुआ है। तो उसमें का एक दो चार एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एक जन एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, बोले मुझे अभी अपियर होना है। एक लड़की थी तो वो बोली मैं कंप्यूटर इंजीनियर, वो उसमें फाइनल ईयर में जा रही हूँ। एक सीआरपीएफ जवान था। और मतलब मैं बोल इसलिए रही हूँ कि ऐसे लोग आए कि जिनको बस देखा कि अच्छा इसका ट्रांसप्लांट हुआ है, उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, ज़िंदगी इतनी बदलती है। बदल जाती है। फिर हमने एक वॉकेथॉन रखा अपने रामगिरी के रास्ते रोड पे कि वो सब लोग जिनके ट्रांसप्लांट्स हुए हैं वो आगे चले और उनके पीछे हम चले। तो हम ऐसे 400-500 लोग उस दिन वॉकेथॉन लिया। हमारे पास उसके वीडियोस हैं कि देखो ये ऐसी ज़िंदगी बदलती है, ट्रांसप्लांट इतना सक्सेसफुल होता है। फिर हमारे फोटोग्राफ्स हैं उनके साथ कि हम 4 लोग खड़े हैं और हम बोलते हैं इसमें से एक का ट्रांसप्लांट हुआ है, बताओ किसका हुआ है। नहीं पहचान सकते, इतनी ज़िंदगी बदलती है। फिर हमने एक प्रोग्राम और भी लिया, नितिन जी गडकरी साहब के पास हम गए। मैंने उनको बोला कि सर मैं 100 घंटे भी बोलूं, लेकिन अगर आप बोले उनको, आप मैसेज दें तो बहुत अच्छा होगा। तो बोले क्या करना है। तो मैंने बोला कि हम उन लोगों का सत्कार करना चाहते हैं जिन्होंने कंसेंट दिया, उन रिलेटिव्स ने जिन्होंने हाँ बोला, उनके करीबी रिश्तेदार ब्रेन डेड पड़े थे, इन्होंने लायंस हार्ट दिखा के बड़ा दिल रख के समाज के प्रति इनकी भावना को याद रखते हुए उन्होंने जो किया है, आप उनका सत्कार करें। तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया। नितिन जी तो तुरंत आ गए और उनके हाथ से जब सत्कार हुआ तो आंखों में आंसू आ गए लोगों के, और ये मैसेजेस गए। तो ये हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। ये आज का टॉक भी उसी का हिस्सा है। मुझे आप ये बताइए कि लोगों को अभी जैसे ट्रांसप्लांट करना है, आपने पूरा प्रोसेस समझा दिया, इसके बाद लोगों का नज़रिया तो बदल जाएगा। अब ट्रांसप्लांट कराना है तो ZTCC के साथ कैसे कांटेक्ट किया जाए, उसका क्या प्रोसेस होता है? ZTCC का नागपुर ZTCC का ऑफिस है, रेगुलर ऑफिस है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डीन के चैम्बर के बाजू में बड़ा सा बोर्ड है और वो ऑफिस वर्किंग डेज़ में ऑफिस आवर्स में चालू रहता है। वहाँ पे कोई ना कोई बैठा रहता है, हमारा वो रेगुलर ऑफिस है। वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर ले तो मिल सकती है। एक दूसरी बात, उसका फ़ोन नंबर भी है, उनकी एक वेबसाइट भी है ZTCCnagpur.org, न्यू साइट। एक पुरानी भी है, वो डिफंक्ट हो गई इसलिए ZTCCnagpur.org न्यू साइट। वो वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो उसमें सारी हिस्ट्री है, सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जाते हैं कि मुझे प्लेज करना है, मुझे ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करना है, पर क्या करें, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीजर कौन फॉलो करे, आप वेबसाइट पे जाइए नागपुर ZTCCnagpur.org न्यू साइट, या फिर नागपुर में एक मोहन फाउंडेशन है। मोहन फाउंडेशन संस्था है जो काम करती है ऑर्गन डोनेशन के लिए, उनकी वेबसाइट है। एक रोटरी की वेबसाइट है, आप कहीं भी, एक नोटो की वेबसाइट भी है, सीधा आप नेशनल लेवल पे जाके नोटो की वेबसाइट है, थोड़ा ढूंढेंगे ना इधर उधर मिल जाएगा। तो उसमें आप जाइए, हाउ टू प्लेज पे जाइए, वो लिख के देता है, एक फॉर्म आता है, आप वो फॉर्म भर दीजिए। वो फॉर्म मतलब आप कहाँ के कौन है, आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ है क्या, प्रॉब्लम है क्या, जो भी है फॉर्म भर दीजिए। वो फॉर्म भरने के बाद आपको एक कार्ड मिलता है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वैसे वो कार्ड होता है कि आई एम एन ऑर्गन डोनर। ओके। तो जैसे आप जेब में विजिटिंग कार्ड रखते हैं, आप जेब में उसको रखा करो। आई विश एंड प्रे कि कभी कोई ब्रेन डेड ना हो, लेकिन मान लो किसी को पता नहीं है, जाना सबको है और कैसे जाना है ये किसी को नहीं मालूम। तो कोई भी कोने में देश के अगर कोई ब्रेन डेड होता है और उसकी जेब में से वो कार्ड निकलता है, आई एम एन ऑर्गन डोनर, तो वो ऑर्गन डोनर करके ट्रीट किया जाता है, राइट। दूसरी बात, अगर आपने प्लेज किया हो कि मुझे ऑर्गन्स देने हैं अगर मैं ब्रेन डेड होता हूँ तो ऐसे अगर कोई लिख के रखता है तो घर के लोग भी फिर ना नहीं बोलते कि इनकी आखिरी विश थी, यूजुअली, यानी बहुत आसान हो जाता है फिर। इसलिए हर एक ने प्लेज करके रखना चाहिए।
हमारे पास फोटोग्राफ्स है, जैसे हम नितिन जी गडकरी के पास गए थे तो वो कि आप ये लो और हम फ़ोटो निकालना चाहते हैं, ऐसे तो उन्होंने बोला है कि मैं ऑर्गन डोनेट करूंगा। सबके फोटोग्राफ्स रखते हैं हम, पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, हम खुद करते हैं, वो सब करते हैं हम, राइट। फिर इन लोगों के सत्कार होते हैं, नेशनल लेवल पे सत्कार होते हैं, वो सारा होते रहता है। नागपुर के 1-2 लोगों को बेस्ट ऑर्गन डोनर, मोस्ट कोऑपरेटिव ऑर्गन डोनर, ऐसे भी मतलब थोड़ा उनका उत्साह भी बढ़ाना पड़ता है। नागपुर में हमारे पास यंगेस्ट हमारी डोनर थी रिव्यानी, उसकी कहानी मैं बताना चाहती हूँ। रिव्यानी रहंग डाले उसका नाम, ये गोंदिया के पास आमला ऐसा कुछ है, हाँ, वहाँ पे एक छोटे गांव की वो थी, बॉम्बे कलकत्ता रोड पे है, गई थी मैं वहाँ पे भी। अब उसके पिताजी मिस्टर रहंग डाले ये पुलिस में थे। अब ये लड़की 6 साल की है, 6 साल से भी छोटी, KG2 में थी, यानी 5-6 साल की, 6 साल के। तो उसकी स्कूल में कोई कॉन्सर्ट हो रहा था, ये उसमें एक्ट कर रही थी और वो बोल रही थी उसमें, हाँ ऑर्गन डोनेट करने चाहिए, आई वॉन्ट टू डोनेट माई ऑर्गन्स, ऐसा कुछ वो स्किट था। और मोस्ट अनफॉर्चुनेटली वो स्कूटर से कहीं जा रही थी, वो गिर गई, उसको हेड इंजरी हुई, वो बहुत वो हो गया, उसको वहाँ से नागपुर शिफ्ट किया वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली शी बिकेम ब्रेन डेड। तो हर फादर वो सो अपसेट, और वो हमने उनको कुछ बोला ही नहीं, वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए, मुझे मेरी बेटी के ऑर्गन्स डोनेट करने हैं, ये उसकी इच्छा थी, उसने स्किट में वैसे बोला था। अब हम हड़बड़ा गए, इसलिए हड़बड़ा गए कि ZTCC नया नया बना था। अच्छा, ये 2014-13 की, हाँ, मतलब एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मुझे, पर मतलब हमारे पास रेसिपिएंट्स की पूरी लिस्ट नहीं थी, और 6 साल की बच्ची, उतने बच्चे, एक भी बच्चा नहीं था 6 साल का हमारी रेसिपिएंट के। वो तो हमारे पास जैसे जैसे आते गए, एक्सपर्ट्स जैसे जैसे भेजते गए, हम तो जाके कहीं से लाएंगे नहीं ना, जैसे फॉर्म्स आते हैं लिस्ट बनती जाती है। फिर कैसे करें, 6 साल के, ये बोले नहीं मुझे ऑर्गन्स डोनेट करना है, वी हैड टू ऑनर। हमको एक 14 साल का लड़का मिला जिसकी दोनों किडनीज ख़राब हो गई थी, तो हमने, वो एक्सपर्ट्स बोले कि नहीं ये 6 साल की बहुत छोटी पड़ेगी, इसको पूरेगी नहीं एक किडनी, फिर कैसा करें। एंड देन फिर बोथ हर किडनीज वर गिवन टू दैट 14 साल का लड़का। और मैं बताती हूँ आज भी वो लड़का डांसिंग है, ही इज़ मूविंग अराउंड, सेहत अच्छी है। ऑरेंज सिटी में उसका ट्रांसप्लांट हुआ, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में। ये बता रहे, ये होता है। ये हमारी रिव्यानी हमारी सबसे छोटी डोनर। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो अमीर है, जो पढ़े लिखे हैं, जो छोटे गांव के हैं, जो पूरे निरक्षर है, ओल्ड लेडीज़ हैं, यंग लेडीज़ है, 18 साल की जोया राणा है, एकदम विनायक देशकर 65 साल के, हर किस्म के, हर लेवल के, ऊंचे नीचे, ये जात के वो जात के, कोई जो समाज के प्रति सोचते हैं, ऐसे लोग। उसमें ना शिक्षण कुछ मायने रखता है, ना अमीरी गरीबी मायने रखती है। लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, बस उनको उन तक ये बातें पहुँचें। इसलिए हमने फिर हमारे एक फूड सोल्जर्स बनाए, फ्रेंड्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हमने, वो मैंने गडकरी जी का जो प्रोग्राम बोला, उसमें हमने सारे मीडिया के फ्रेंड्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स, हमने इनको बोला कि देखो हम जितने भी ट्रांसप्लांट करेंगे, आप हर एक की न्यूज़ देना। आप इसलिए देना कि डॉक्टर्स के नाम छापो ना छापो, ये कॉमन मैन तक जाए कि अरे ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, अरे इसका भी हुआ, उसका भी हुआ, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो लोग पढ़ें कि ट्रांसप्लांट्स होते हैं, नागपुर में होते हैं। और ये इसका इम्पैक्ट बहुत होता है कंसेंट मिलने में, रिलेटिव्स के हाँ बोलने में। तो हमने उनका भी सत्कार करवाया, एयरपोर्ट अथॉरिटी बोला, मैंने आपको ग्रीन कॉरिडोर बोला, इन सबको सराहने की भी ज़रूरत है। सोसाइटी ने ये भी थोड़ा देखना चाहिए। ये भी बहुत मायने रखता है सपोर्ट, क्योंकि ये एक का काम नहीं है। ये एक का काम बिल्कुल नहीं है, ये एक का काम नहीं है, ये मेरा अकेली का, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट थी इसलिए मेरा काम नहीं है। ये तो महायज्ञ है। इस महायज्ञ में समाज के हमारे रुग्ण के लिए मैंने आपको ये बताया नहीं कि कितने लोगों को हम ट्रांसप्लांट देते हैं, कर सकते हैं, कितने लोगों को मिलता है।
मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में जितने भी लोग बचाए जा सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से, उसमें से सिर्फ 5%, वो भी शायद ज़्यादा है, इतना कम हम लोग, इतना ही हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। इसका रीज़न क्यों? उसके पहले बचे हुए 95% का क्या होता है? वो मर जाते हैं हमारी अपैथी के कारण। हम में काबिलियत होने के बावजूद, हमारे पास एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद, हमारे पास कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं? सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही होते होंगे। तो ब्रेन डेड कितने होते होंगे? वो होने के बावजूद ये हालत है। इसलिए भाई, ये महायज्ञ जो मैं बोल रही हूँ, ये किसी एक का काम है नहीं, ये पूरी सोसाइटी का, पूरे समाज का काम है। जैसे हमने ये जिन लोगों ने कंसेंट दिया उनके प्रति हमने आदर दिखाया है, हमने उनका सत्कार करवाया है। फिर एक्सपर्टीज़ है, डॉक्टर्स हैं, फिर हॉस्पिटल्स है, एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है। मतलब समाज का हर एक, ग्रीन कॉरिडोर वाले, हर एक व्यक्ति इसमें अगर अपनी थोड़ी सी सहभाग करें तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है, कॉर्निया के लिए, नेत्रदान के लिए हमको कौन इंपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट करता है, मतलब हम कहाँ से कॉर्निया इंपोर्ट करते हैं? श्रीलंका से। सबसे ज़्यादा श्रीलंका से आता है। हम नहीं दे सकते अपने लोगों के लिए, जो कि मृत व्यक्ति से लिया जा सकता है। पूरी मृत व्यक्ति से कॉर्निया तो आँख तो नेत्रदान कर ही सकते। ये हमारी हालत है, ये हमारी हालत है। जो भी है, हमें अपना दायित्व निभाना ज़रूरी है। दूसरों के ऊपर फिंगर दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ZTCC के पास अभी कोई लिस्ट है लंबी चौड़ी? हाँ। कितने लोगों की लिस्ट होगी? अभी तो मैं नहीं हूँ वहाँ पर, मतलब मैं प्रेसिडेंट रोज़ नहीं जाती, पर मुझे लगता है किडनी की लिस्ट 300 के आसपास होनी चाहिए। आज इतने लोग हैं वेट लिस्ट पे, ये जोन में? हाँ, 300? हाँ, आराम से होंगी, और ज़्यादा भी होंगी। मैं पूछ के आती थी, लीवर की कुछ कम होती है, पर है। तो सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी सबसे ज़्यादा। किडनी ट्रांसप्लांट नागपुर ZTCC में करीबन 20 सेंटर्स हैं। नागपुर में एक वर्धा सावंगी मेडिकल कॉलेज में एक होता है, एक कुछ अमरावती में भी है। ऐसे 20 सेंटर्स हैं जहाँ से ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। हर सेंटर में किडनी ट्रांसप्लांट तो होता है। मुझे लगता है लीवर ट्रांसप्लांट्स की परमिशन है कुछ 8-10 हॉस्पिटल में, और हार्ट ट्रांसप्लांट की भी परमिशन है 4 या 5 हॉस्पिटल्स में। हार्ट ट्रांसप्लांट एक हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और उसके बाद नागपुर में हुआ नहीं है। होपफुली जल्दी वो भी हो जाएगा। मैम, जैसे बेल्जियम, फ्रांस जैसे कई देशों में जैसे माना जाता है कि आप खुद एक ऑर्गन डोनर हो, अगर नहीं डोनेट करना तो कोई फॉर्म भर के देना पड़ता है। तो इंडिया में आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे पास होता है, जैसे आपने बताया अभी कि 95% लोगों को हम लोग नहीं बचा सकते, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम आना चाहिए? हाँ, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा लोग कंसेंट नहीं देते। इसके कारण क्या है? और बेल्जियम, फ्रांस जिसकी आपने बात की, वहाँ पे लोग कंसेंट क्यों देते हैं? तो एक ऐसा है कि जैसे हमने भी यहाँ भी हमने बहुत कोशिश की इसके लिए, कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो RTO ने वहीं पे वो ड्राइविंग लाइसेंस पे ही लिख देना, एक लाइन नीचे जिसको लाइसेंस मिलता है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स, आई प्लेज टू बी एन ऑर्गन डोनर। तो ऐसा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा हो सकता है, हो सकता है। उसके लिए हमने कोशिश भी की है, पर अपने देश में कोई भी चीज़ इतने आसानी से नहीं होती, पर ये होना चाहिए, ये हो सकता है। दूसरी बात हमको ये लगा कि कभी कभी मज़हब के लोग, प्रिस्ट हैं, ये लोग भी कभी मतलब ऐसा है कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे स्वर्ग में जाना है, तो मुझे स्वर्ग में मेरी पूरे शरीर के साथ जाना है, तो मेरा सारे ऑर्गन्स मेरे साथ चाहिए।
मुझे परमिशन नहीं है भगवान की कि मैं किसी को, ये उसने दी हुई बॉडी है तो मैं उसका डिसऑनर करूं, ये नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। मेरा धर्म बोलता है नहीं करना चाहिए। अब हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैंने बोला गणेश जी क्या है। हाँ, हमारा शुरुआती वहाँ से हो रहा है। शुरुआत ही वहाँ से हुई। या फिर मैं मुस्लिम हूँ तो भाई हमारी क़यामत के दिन होता है तो मुझे हज़रत के सामने वहाँ पे पूरे शरीर के साथ जाना है, तो मैं अपने ऑर्गन्स देने के लिए हम नहीं उसको दे सकते, या ऐसे कोई बातें हो सकती हैं। तो इसके लिए भी हमको बहुत केयरफुली उनसे बात करनी पड़ती है, लोगों से बात करनी पड़ती है कि हिंदू धर्म में या मुस्लिम में या कोई भी धर्म में, क्रिश्चियनिटी में व किसी भी धर्म में, सिखों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परोपकार करना ये तो हर धर्म ने सिखाया है। और अगर दान देना है और तुम किसी को अगर जीवन का दान दे रहे हो, इससे ज़्यादा पुण्य क्या हो सकता है कि आप जीवन का दान दे रहे हो किसी को। आपकी वजह से किसी की लाइफ चल रही है, आपकी तो दान हुई ना, लाइफ उसकी बनी है। जीवन दान देने से कोई और पुण्य हो सकता है क्या? ये कैसी बातें करते हैं। ये धीरे धीरे हम समझाते हैं, कई इसमें एफर्ट्स होते हैं। अब अवेयरनेस फैलने भी लग गया है। लॉज अगर बन गए कि मुझे ऑप्ट आउट, अगर मैं भर के फॉर्म ना दूं तो ये माना जाएगा कि मुझे ऑर्गन्स डोनेट करने हैं। जब तक मैं ऑप्ट आउट नहीं, क्योंकि ये विलिंगनेस की प्रोसेस, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे पे, तो मैं ना बोल सकती हूँ कि आई डू नॉट विश टू डोनेट माई ऑर्गन्स, आई एम ऑप्टिंग आउट। पर लॉ अगर ऐसा हो कि अगर आप जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं करते तब तक आप ऑर्गन डोनर हो, जैसा कि फ्रांस में है, जैसा कि बेल्जियम में है, तो वहाँ पे कोई ऑर्गन, मतलब वहाँ का कोई लोकल पर्सन जिसको ज़रूरत है और उसको ऑर्गन नहीं मिल पाया इसलिए वो मर गया, ऐसे यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने ऑर्गन्स मिलते हैं। तो जैसे आपने बताया कि बहुत बार ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारा वीडियोस देखने वाले कि जिन्होंने बोला कि हमें ऑर्गन डोनेट करना है। आपने भी बताया था कि फैमिली में अगर 4 लोग हैं, 4 में से 3 हाँ बोलते हैं, 1 ना बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे काम करते हो? तो उसके लिए काउंसलिंग? ऐसे सिचुएशन में हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास एक ट्रेंड, ये दिक्कतें आ सकती हैं, ये आएगी, ये तो हमने माना ही लिया था। तो इसलिए काउंसलर, स्पेशली ट्रेंड काउंसलर की एक पोस्ट होती है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन की काउंसलर के लिए। तो ऐसे जाके वहाँ जाके उनको धीरे धीरे किस तरीके से काउंसिल करना, आराम से कैसे करना, ये करते हैं हम। बहुत एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन अभी भी अगर 4 ब्रेन डेड रिपोर्ट हुए हैं तो 3 लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, ऐसा होता है, फैमिली की वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात ये है कि अब मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं ZTCC के लिए काम भी करती हूँ, लेकिन अब आप बताइए, जहाँ पर वेंटिलेटरी फैसिलिटी है, ऐसे ICU कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं नागपुर में? अभी तो बहुत हैं। अब इतने अगर वेंटिलेशन की फैसिलिटी है, इतने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड इंजरीज या कोई चीज़ें होती है, तो ब्रेन डेड तो ज़रूर होते होंगे। बिल्कुल। अब ये एक्चुअली मैंडेटरी है कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए कि अगर ब्रेन डेड पेशेंट होता है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं रिपोर्ट होते हैं। कई बार ऐसे कितने सारे हैं कि ब्रेन डेड पेशेंट्स रिपोर्ट, हॉस्पिटल से ही रिपोर्टिंग कम होती है, वो कम होने के बाद फिर रिलेटिव्स कई बार नहीं बोलते हैं, तो इसलिए भी हमारा परसेंटेज एक्चुअल ऑर्गन्स लेने का कम होता है। अब धीरे धीरे पिक्चर बदल रहा है, मतलब समाज बदलने के लिए समय लेता है। हमने शुरू किया था, हमारा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था 2013 में, तब तो इतने पापड़ बेले थे मैं आपको जाते जाते एक अमरावती की स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली जो स्टोरी, हाँ, बहुत जोवियल किस्सा है अमरावती में, मतलब अमरावती जैसी जगह में एक ब्रेन डेड पेशेंट रिपोर्ट हुआ। वहाँ की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वहाँ के प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक साथ आए, सब बड़े अच्छे उत्साही लोग थे।
और उन्होंने बोला कि हाँ हम ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर था, वहाँ पे ट्रांसप्लांट तो नहीं था। तो यहाँ से सारी टीमें गई, हमने कोऑर्डिनेट किया, वहाँ से ऑर्गन्स निकाले और नागपुर के लिए आ रहे थे, क्योंकि नागपुर से वो हार्ट बाहर जाने वाला था, बाहर की स्टेट में, तो वो तो नागपुर आने वाला था। अमरावती में तो वो भी नहीं है, एयरपोर्ट भी नहीं है। तो ग्रीन कॉरिडोर मिला, सब मिला, पुलिस को बोला कि हमको ग्रीन कॉरिडोर चाहिए, तो जूम करके गाड़ी निकली। पुलिस ने एक पायलट कार भी दी, ग्रीन कॉरिडोर में वो रहती है, आगे पुलिस की गाड़ी जाती है। तो वो गाड़ी जाके पीछे हमारी गाड़ी जा रही है, गाड़ी में वो ऑर्गन का बॉक्स है, पुलिस आगे हैं, वो तो निकल गए आगे और इनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। ये हुआ। पुलिस निकल गई, उनको पता ही नहीं है पीछे अटके हैं, तो और इनकी पंक्चर हो गई। अब उसमें टाइम जाएगा, कैसे करे, ये पैनिक हो गए। पीछे से दूसरा, मैंने बोला एक एक ऑर्गन निकल कर जाता है, पीछे से दूसरा ऑर्गन लेके दूसरी गाड़ी आ रही थी। उन्होंने देखा ये अपनी गाड़ी है, तो वो गाड़ी का जो हुआ सो हुआ, रिपेयर हुई, उन्होंने बॉक्स लिया, इस गाड़ी में बैठे और फिर फ़ोन किया इधर कि पुलिस निकल गई है और हमको चाहिए, कवर चाहिए। तो तुरंत वाड़ी पुलिस स्टेशन, पुलिस का फ़ोन आया, वाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने आया, यहाँ ये गाड़ी खड़ी होगी, आपकी पायलट कार होगी। और वो पहुँच गई और वो एयरपोर्ट पहुँच गई और वो गए और वो ट्रांसप्लांट हो गया। सो ये भी होता है, मतलब हर चीज़। तब से हम क्या सीखे कि एक एक्स्ट्रा गाड़ी रखो। ऐसा भी होता है, जो भी एक्सपीरियंस होता है, ऐसा होता है। बट यू थिंक गुड, यू पुट इन ऑल द एफर्ट्स, तो बोलते हैं ना पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है, तो यूनिवर्स सपोर्ट करता है। जैसे आपने ये सब सारी बातें बताई, अब लोगों का तो नज़रिया बदल जाएगा 100%, क्योंकि हमें भी पता नहीं था इतनी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें चलती है इसके पीछे, अच्छे काम के पीछे बुरी बातें ज़रूर चलती है। तो इतना अवेयरनेस फैल जाएगा अभी, और इतने सारे लोग, अगर जैसे आपने बोला 95% लोग नहीं आते, अगर आना शुरू हो तो क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम लोग ये सब हैंडल कर सकें? हाँ, हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। हमारे पास एक्सपर्टीज़ है और अच्छा एक्सपर्टीज़ है। इवन हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट होता है, आपको पता है। महात्मा फुले जीवनदायी योजना जो है, उसके अंतर्गत अगर आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करें या किसी भी हॉस्पिटल में करें, उनका एक डिसाइडेड अमाउंट है, उतना वो फ्री देते हैं, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर आप करें तो आपका पूरा ट्रांसप्लांट फ्री हो जाता है और 1 साल की मेडिसिन मिलती है। ये सोच के कि 1 साल के बाद अब ये पूरा नॉर्मल हो गया हो और अपनी कमाई खुद करने लगे। 1 साल तक का मेडिसिन मिलता है, इतना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल है। सरकार भी सब्सिडाइज और कर सकती है, दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, आना शुरू होंगे, जैसे कि कीमतें हैं, जैसे कैंसर के ड्रग्स की कीमत कम हो ही गई ना। एक ज़माने में क्या कीमतें थी कि किसी के बस में नहीं था, वैसे इसकी भी कम हो जाएगी, हो जाएगा। नंबर्स हमारे पास है, हर चीज़ है। तो आज लोग कम है, इसलिए इसका ट्रांसप्लांट का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे खर्चा कम होते जाएगा। हो सकता है, कराना पड़ेगा। हो तो कुछ अपने आप तो कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैम, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें, इससे सभी लोगों का भला होगा, क्योंकि सभी को पता चलेगा, यंग जनरेशन से लेके बुजुर्ग तक सभी को। आपने आपका समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा काम है अवेयरनेस करना, ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करना। बस किसी को भी ऐसी मृत्यु ना आए कि जो बच सकती थी अगर इसको ऑर्गन मिलता, बिल्कुल ऐसा ना हो। कोई बात अगर आप कहना चाहे तो सबके लिए। प्लेज टू बी एन ऑर्गन डोनर, प्लेज कीजिए। अच्छा, अगर आप प्लेज भी करते हैं और आगे आपको लगता है कि नहीं देना है ऑर्गन, तो यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। ये बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर प्लेज ज़रूर कीजिए, आपका नाम उस लिस्ट में जाने दीजिए। भगवान जाने किसी के लिए जीवन दान देने का अवसर आपको मिले, नोबडी नोज़। ठीक, थैंक यू मैम।